नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं कक्षा 12 शीत युद्ध यानी राजनीति विज्ञान में जो पहला चैप्टर है शीत युद्ध, उसके 2 वीडियो मैंने पहले बना दिए हैं। जिन छात्रों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वहां प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख लें। अगर आप उनको नहीं देखेंगे तो ये टॉपिक आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। हां, जिन छात्रों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो उसका मैसेज आपको सबसे पहले पहुंच जाए और आप उसको देख सकें। इसके लिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप ये नहीं करते हैं तो हमारे नए वीडियो से आप छूट सकते हैं, नया वीडियो आपसे छूट सकता है और हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट जानकारी उसमें हो तो वो आपके लिए समस्या क्रिएट कर सकता है। इसलिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान में शीत युद्ध के दौर का तीसरा वीडियो। आज हम लोग लेकर आए हैं शीत युद्ध के दौर का तीसरा वीडियो और यहां हम लोग देखेंगे कि शीत युद्ध के दायरे कहां तक थे। यानी कि शीत युद्ध था 1945 से लेकर 1991 तक शीत युद्ध चला। इन लगभग 45 वर्षों में क्या शीत युद्ध हमेशा शीत युद्ध रहा? क्या शीत युद्ध कभी गर्माहट वाला शीत युद्ध हुआ? क्या कभी आप ऐसा लगा कि दोनों के दोनों जो ध्रुव हैं, जो महाशक्तियां हैं, वो आपस में टकराकर तीसरे महायुद्ध का आमंत्रण देंगे? ऐसा हुआ। इसलिए आइए आज हम लोग देखते हैं शीत युद्ध के दायरे, यानी शीत युद्ध कहां कहां तक पहुंचा और किन किन दायरों से चलता हुआ ये आगे बढ़ा। पहले मैं क्यूबा मिसाइल संकट आपको समझा चुका हूं, तो क्यूबा मिसाइल संकट यहां नहीं बताऊंगा क्योंकि क्यूबा मिसाइल संकट की चर्चा विस्तार से हो चुकी है। इसके बाद हम लोग अन्य जो पॉइंट हैं उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो अगर डिस्कस करने लग जाएंगे तो काफी समय आपका बर्बाद हो जाएगा और आप वो चीज पहले पढ़ चुके हैं तो वो चीजें आपको याद भी होंगी। सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं कोरिया संकट। कोरिया यानी उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया जो 2 देश हैं, इन देशों में बंटवारे से पहले जो कोरिया था उस कोरिया में संकट उत्पन्न हो गया। और वो संकट कब हुआ था? 1950 से 53 के मध्य वो संकट उत्पन्न हो गया और उस संकट में मध्यस्थता की भूमिका किसने निभाई थी? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया में जो मतभेद उत्पन्न हो गए थे, उन समस्याओं का समाधान किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य मध्यस्थता की थी। उनके जो विवाद थे उन विवादों को सुलझाने का कार्य किया था, या उन विवादों में थोड़ा सा शिथिलता लाने का प्रयास पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो सोचिए, भारत को स्वतंत्रता के पश्चात ही महत्व मिलना प्रारंभ हो गया था। भारतीय प्रधानमंत्री को यह कार्य सौंपा गया और उन्होंने इस कार्य को बखूबी निभाया। तो याद रखिएगा, 1 नंबर के क्वेश्चन में ये सारी चीजें आपकी आएंगी और यदि आप 1 नंबर के क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं तो आपके ज्यादा से ज्यादा अंक आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि मैं तो मूल्यांकन करता रहता हूं
तो मुझे मालूम है कि मूल्यांकनकर्ता जो हमारे साथ बैठते हैं उनका व्यू क्या होता है। उनका व्यू यही होता है जब वो एक एक नंबर के क्वेश्चन चेक कर रहे होते हैं और एक नंबर के क्वेश्चन जब ज्यादा सही होते हैं आपके, तो माइंड सेट एक हो जाता है कि हां ये बच्चा पढ़ने वाला है, ये बच्चा अच्छा है, तो निश्चित तौर से आपको ज्यादा नंबर मिलने लग जाते हैं। जहां 4 नंबर के क्वेश्चन में साधारण बच्चे को 2 नंबर मिलते हैं, वहां आपको 3 नंबर, मतलब प्रत्येक प्रश्न में 1 नंबर आपको बोनस होने लगता है। सोचिए ये अगर बोनस आगे बढ़ता 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 चला जाएगा तो 35 क्वेश्चन होते हैं। इन 35 क्वेश्चन में क्या स्थिति आपकी बनेगी, यानी कि आप 15 से 20 नंबर केवल इसमें उछल जाएंगे, केवल माइंड सेट में ही उछल जाएंगे। हो सकता है जो बच्चा खराब हो, जिसने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत अच्छे ना किए हों, लेकिन उसने जो 4 नंबर 6 नंबर के क्वेश्चन हैं वो बहुत अच्छे से किए हों, फिर भी उसको कम अंक प्राप्त होंगे और आपको ज्यादा अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, ये टेक्निक भी सीखनी है कि अंक ज्यादा कैसे प्राप्त किए जाएं। वैसे इस पर हम विस्तार से एक वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि यदि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अच्छे से हल हो जाते हैं तो बाकी क्वेश्चंस में आपको नंबर ज्यादा बेहतर मिल जाते हैं। वैसे ही लिखने पर जैसे अन्य लोगों ने लिखे हैं, फिर भी उनको कम अंक प्राप्त होते हैं। तो यहां याद रखना है कि उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के मध्यस्थता कराने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चूंकि ये भारतीय थे, भारतीय प्रधानमंत्री थे, इसलिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, इसी तरीके की स्थिति जो शीत युद्ध को गर्म युद्ध में परिवर्तित करने के लिए हुई, वो स्थिति वियतनाम में भी पैदा हो गई थी, अफगानिस्तान में भी पैदा हुई थी। वियतनाम और अफगानिस्तान में बहुत सारी जनहानि भी हुई थी। बर्लिन में 1958 से 1962 के मध्य भी ये स्थितियां आपको देखने को मिलती हैं, और ये स्थिति आपको कांगो में भी देखने को मिलती है। 1960 के शुरुआती दशक में कांगो में भी ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलती हैं, और कांगो में जो विवाद का निपटारा करवाया था वो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने करवाया था। मध्यस्थता किसने की थी? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने की थी। ठीक है, हां, एक क्वेश्चन है यहां पे कि उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन था? ये किताब से देखकर कमेंट सेक्शन में आकर बताइए। ठीक है, चलिए, तो ये स्थितियां उत्पन्न हुई इन 45 सालों में। बहुत सारी और भी चीजें उत्पन्न हुई, जैसे भारत पाकिस्तान युद्ध 1948 भी एक ऐसी ही स्थिति उत्पन्न करता है। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में भी स्थितियां ऐसी गर्म हो गई थी कि भारत ने पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया और भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। अपनी आत्मरक्षा में पूरी तरीके से पाकिस्तान को कंट्रोल किया। ऐसी स्थितियों में कहीं ना कहीं भारत के पक्ष में सोवियत संघ खड़ा हो गया, और चूंकि पाकिस्तान नाटो का सदस्य था, इसलिए नाटो के सदस्य देश और अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। अमेरिका ने अपने जंगी बेड़े तक भेज दिए थे। अमेरिका से जंगी बेड़े चलकर भारतीय समुद्र में भी दिखाई देने लग गए थे। ऐसी स्थितियों में लगा कि अब तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा, क्योंकि सोवियत संघ भी खुलकर भारत की मदद कर रहा था। 1948, 1965 और 1971 के युद्धों में निश्चित तौर से ये स्थितियां उत्पन्न हुई। तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बीच बीच में कुछ ऐसी समस्याएं आती थीं जिनमें
शीत युद्ध गर्म युद्ध में तब्दील हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। तो हम लोगों ने क्या देखा? कोरिया संकट देखा, वियतनाम संकट देखा, अफगानिस्तान संकट देखा, बर्लिन संकट देखा, कांगो संकट देखा, और भारत और पाकिस्तान संकट देखा, भारत और बांग्लादेश संकट देखा, बांग्लादेश का जन्म हुआ उसी समय। ये सारी स्थितियां कहीं ना कहीं आपको ये बताती हैं कि शीत युद्ध का जो दायरा था वो इन परिस्थितियों में, इन घटनाओं के माध्यम से तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील होने की स्थिति में था, लेकिन हो नहीं पाया। ये जो 45 वर्ष थे, इन 45 वर्षों में नाटो के सहयोगी देश और सोवियत संघ के सहयोगी देश आपस में उलझे, तो झगड़ा तो किया इन्होंने, इनमें युद्ध भी हुए, इनमें जनहानि भी हुई, इनकी सेनाएं भी आमने सामने आईं, लेकिन दोनों महाशक्तियां स्वयं एक दूसरे के विरुद्ध खड़ी नहीं हुई। ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण देन है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से वैसे शीत युद्ध के दायरे से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन कई बार यहां से पूछ लिए जाते हैं। इन संकटों के बारे में कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, तो इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले अपनी हेडिंग के तरफ, अपने अगले जो तथ्य है उसके तरफ, कि 2 ध्रुवीयता, यानी कि शीत युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात शीत युद्ध के दौरान संपूर्ण दुनिया 2 ध्रुवों में विभाजित हो गई थी। पूर्वी ध्रुव जिसका नेता सोवियत संघ था, जिसकी विचारधारा साम्यवादी थी, और दूसरा पूंजीवादी गुट था, या पश्चिमी गुट था, या अमेरिकन गुट था जिसका नेता अमेरिका था। इन 2 महाशक्तियों ने संपूर्ण विश्व को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। सारे लोगों के पास, सारे देशों के पास यही विकल्प उपलब्ध थे कि या तो वो अमेरिकी गुट में मिल जाएं या सोवियत संघ के गुट में मिल जाएं। लेकिन उसी समय कुछ स्थितियां ऐसी बदली, कुछ परिस्थितियां ऐसी बदली कि तीसरा एक विकल्प भी उपलब्ध हो गया, जिसको हम कैसे पढ़ेंगे? 2 ध्रुवीयता को चुनौती और गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन को हम दूसरे पाठ में विस्तार से देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहां पर समझ लेते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है। गुट निरपेक्ष आंदोलन मुख्य तौर से इन गुटों से अलग अपनी स्वतंत्रता बचाए रखने के लिए किए गए प्रयास को बोलते हैं। ऐसा गुट, जो नया गुट है, जिसको नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी कहा जाता है, इसको गुट निरपेक्ष आंदोलन भी कहा जाता है, और ये आज भी चल रहा है। कभी कभी इसकी प्रासंगिकता पर भी सवाल उठाए जाते हैं कि सोवियत संघ समाप्त होने के पश्चात जब एक गुट ही समाप्त हो गया तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की आवश्यकता क्या है। लेकिन फिर भी ये चल रहा है, इसमें लोग सम्मिलित हैं। आइए देख लेते हैं क्या था गुट निरपेक्ष आंदोलन। सोवियत संघ के गुट और अमेरिकन गुट, इन दोनों गुटों से यदि कोई अलग रहना चाहता है, इन गुटों में नहीं मिलना चाहता है, अपनी संप्रभुता को बनाए रखना चाहता है, तब वो क्या करे, अपनी सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित करे, इसके लिए एक नया विकल्प दिया गया, जिसको कहा गया गुट निरपेक्ष आंदोलन। यानी कि ऐसा गुट जो सोवियत संघ और अमेरिकन खेमे से अलग है, दोनों की गलतियों की आलोचना करता है, दोनों के अच्छाइयों की प्रशंसा करता है, किसी गुट में मिलकर उसका अंधभक्त नहीं हो गया है। ये नेगेटिव नहीं है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या है? नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव कैसे होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक गुट के अच्छे कार्यों का स्वागत करता है ये, और प्रत्येक गुट के नेगेटिव कार्यों की ये आलोचना करता है।
इसी को सकारात्मक दृष्टि बोलते हैं। नकारात्मक दृष्टि जैसे आप किसी एक गुट की तरफ झुक जाएं और उसकी गलतियों पर पर्दा डालें और दूसरे की गलती ना भी हो फिर भी उसमें गलती निकालने की कोशिश करें, इसे नेगेटिविटी कहते हैं या नेगेटिव माइंडसेट कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में नहीं था गुटनिरपेक्ष आंदोलन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म कब हुआ? वैसे तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन 1955 में बना, लेकिन 1956 में इसकी विधिवत घोषणा की गई। ठीक है। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन को किन लोगों ने, यानी इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन से थे, इसको हम लोग देख लेते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो संस्थापक सदस्य थे वो थे यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रांज टीटो, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर। ये तीनों के तीनों बहुत अच्छे मित्र भी थे और इनकी मित्रता कहीं ना कहीं इस आंदोलन को मजबूती देने में सफल रही। इसके साथ ही और लोग भी जुड़े हुए थे। इंडोनेशिया के सुकार्नो, घाना के बामे एने क्रूमा, इन सारे लोगों ने मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन का निर्माण किया। ठीक है। अब एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि घोषणा तो 1956 में हो गई थी, यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन बन गया था, लेकिन इसका सम्मेलन नहीं हो पाया था। तो इसका जो पहला सम्मेलन है वो कहां हुआ? पहला शिखर सम्मेलन कहां हुआ? 1961 में हुआ और ये बेलग्रेड में हुआ। किस जगह हुआ? बेलग्रेड में हुआ। तो इसका 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार इसमें पूछ लिया जाता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहां हुआ? तो वो बेलग्रेड में हुआ। कब हुआ? तो 1961 में हुआ। ठीक है, 1961 में हुआ। और इसमें कितने सदस्य देशों ने भाग लिया? तो इसमें 25 सदस्य देशों ने भाग लिया। ठीक है ना, क्लियर? तो इस तरीके से एक नए विकल्प का जन्म हुआ और विश्व के पास एक नया विकल्प भी आ गया। वैसे तो यह कमजोर विकल्प था, लेकिन फिर भी जो नव स्वतंत्र देश थे वो कहीं ना कहीं इस विकल्प को स्वीकार कर रहे थे। नव स्वतंत्र देश कौन से थे? ऐसे देश जो कहीं ना कहीं महाशक्तियों की पराधीनता के पश्चात अब स्वतंत्र हो रहे थे, उनको स्वतंत्रता प्राप्त हो रही थी। ऐसे में वो अपनी स्वतंत्रता नहीं गंवाना चाहते थे। वो अमेरिका के साथ जाते तो अमेरिका उन्हें अपने हिसाब से चलाता, सोवियत संघ के साथ जाते तो सोवियत संघ उन्हें अपने हिसाब से चलाता। उन्हें अंदर से यह डर था, भय था कि कहीं हम अपनी इस स्वतंत्रता को पुनः खो ना दें, अमेरिका हमारे ऊपर राज ना करने लग जाए, सोवियत संघ हमारे ऊपर राज ना करने लग जाए। इसलिए वो अपनी स्वतंत्रता को बचाए रखना चाहते थे। ऐसी स्थितियों में वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की तरफ आकर्षित हुए और उन्होंने इसको में सदस्यता ग्रहण की। चलिए आइए अब देख लेते हैं। एक अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि 14वां शिखर सम्मेलन कब हुआ? 14वां शिखर सम्मेलन इसका 2006 में हुआ और कहां हुआ? हवाना में हुआ। हवाना कहां है? क्यूबा में। हवाना कहां है? क्यूबा में। क्यूबा मिसाइल संकट पढ़ा था ना, तो वही क्यूबा है ये। उसी में हवाना नामक स्थान पर 2006 में 14वां शिखर सम्मेलन गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हुआ। और इसमें कितने सदस्य हो गए? वहां 25 सदस्य थे। इस समय तक आते आते 116 सदस्य देश हो गए इसमें, और 15 पर्यवेक्षक देश भी इसमें सम्मिलित हुए। तो कहीं ना कहीं लोग इससे जुड़े, लोगों ने इसमें अपने आप की स्वतंत्रता महसूस की, इसलिए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट आगे चलता रहा। ठीक है ना। तो ये तो हुआ गुटनिरपेक्ष आंदोलन। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन से भारत को कोई लाभ हुआ? तो भारत को लाभ हुआ। कौन कौन से लाभ हुए इसको हम लोग देख लेते हैं कि भारत को अपने अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेने में
स्वतंत्रता प्राप्त हुई और अपने हित में लेने में भी स्वतंत्रता प्राप्त हुई। कई बार ऐसा हो जाता है कि जब आप किसी गुट में सम्मिलित हो जाते हैं तो उस गुट के दूसरे सदस्य के लिए भी अपने हितों को न्यौछावर करना पड़ता है। यहां हम क्या थे? स्वतंत्र थे। यहां हमें किसी के हित के बारे में नहीं सोचना था। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन से अंतरराष्ट्रीय फैसले लेने के लिए भारत स्वतंत्र रहा और अपने हित में स्वतंत्र फैसले लेने के लिए उसमें कोई रोक टोक नहीं रही। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है। दूसरे नंबर पर अपनी स्वतंत्रता को बचाने में सफल रहा। क्या हुआ? भारत को अब सोवियत संघ और अमेरिका के साथ जाकर अपनी स्वतंत्रता नष्ट नहीं करनी थी, इसलिए भारत अलग रहा इन दोनों गुटों से और दोनों गुटों से अलग भी रहा। एक सामने खड़ा हुआ। कई बार आप देखिए, मैंने इलाहाबाद में कई बार देखा है कि दो होटल हैं पास पास, अगर आप उनके बीच में जाके खड़े हो जाइए तो आप समझ लीजिए आपके दोनों हाथ उखाड़ देंगे वो लोग। एक होटल वाला आपका एक हाथ पकड़ लेगा, एक होटल वाला दूसरा हाथ पकड़ लेगा और दोनों अपने तरफ घसीटेंगे, भैया इसमें आइए। दूसरा कहेगा भैया इसमें आइए, भैया हमारे यहां ये अच्छा है, भैया हमारे यहां ये अच्छा है। तो इसका मतलब, और एक व्यक्ति क्या है, सीधा आया और एक होटल में चला गया, तो दूसरा होटल वाला उससे कुछ कहेगा ही नहीं। जब आप बीच में खड़े हो गए तब दोनों होटल वालों को लगा कि यह व्यक्ति कंफ्यूज है, इसलिए इसको अपने यहां बुलाने के लिए कुछ प्रोत्साहन देना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में भारत दोनों ही महाशक्तियों को बार्गेन करने की स्थिति में रहा और अपने हित साधने के रूप में बार्गेन करता रहा दोनों गुटों को। तो ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन की एक महत्वपूर्ण स्थिति है। और हां, इसमें अगला है कि भारत सदैव अपने दोनों विकल्पों को खुला रखता था। किसी भी गुट के साथ यदि वो सम्मिलित हो जाता तो दूसरा विकल्प अपने आप बंद हो जाता। लेकिन हमने क्या किया? हमने एक तीसरी जगह पे खड़े होके हमेशा दोनों विकल्पों को खुला रखा कि हम कहीं भी जा सकते हैं, अमेरिका के साथ भी जा सकते हैं और सोवियत संघ के साथ भी जा सकते हैं। ये दोनों स्थितियों को भारत ने बखूबी बार्गेन करके दोनों महाशक्तियों से लाभ लेने का प्रयास किया। ठीक है, इसमें अगला मतलब लाभ जो था कि भारत अपनी संप्रभुता को बनाए रखने में सफल हुआ। यानी कि कोई भी उसके ऊपर ऐसा नहीं था कि जो अपने आदेश दे, हम दूसरे के आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं थे, हम स्वतंत्र थे अपने निर्णय लेने के लिए। ऐसे में इस स्थिति को कहा जाता है कि हम अपनी संप्रभुता को बनाए रखने में क्या हुए? सफल हुए। यही स्थितियां थी गुटनिरपेक्ष आंदोलन से भारत को जो लाभ प्राप्त हुए। भारत को ही लाभ प्राप्त नहीं हुए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अन्य सदस्यों को भी ये लाभ प्राप्त हुए। ऐसा नहीं है कि भारत को ही हुए, क्योंकि हमारी किताब में है कि भारत को क्या लाभ हुए, इसलिए हम भारत को लाभ की स्थिति में ये हेडिंग पढ़ाने लग गए। लेकिन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के जितने भी सदस्य देश थे उन सभी को ये सारे लाभ प्राप्त हुए। हां, कई बार ऐसा होता है कि आलोचक भारत की गुटनिरपेक्षता नीति की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि भारत की जो नीति है, गुटनिरपेक्ष नीति है, ये सिद्धांत विहीन है। क्यों? क्योंकि सिद्धांत में तो भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बात करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका झुकाव सोवियत संघ की ओर दिखाई देता है। सोवियत संघ की गलतियों पर वो पर्दा डालने की कोशिश करता है और अमेरिका की गलती को उछल उछल के बताता है। इसमें लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं भारत का रुझान सोवियत संघ की ओर है। ऐसी आलोचनाएं लगातार चलती रहीं, लेकिन 1971 में जब भारत ने बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया, उस समय भारत ने सोवियत संघ के साथ एक 20 वर्षीय मैत्री संधि की
उसके गुट में सम्मिलित नहीं हुआ, लेकिन 20 वर्ष के लिए एक मित्रता की संधि सोवियत संघ से की, जिसकी आलोचना आलोचकों ने भरपूर की और कहा कि देखिए, हम लोग लगातार यही बात तो कह रहे थे कि भारत के अपने कोई सिद्धांत नहीं है। आज उसने गुटनिरपेक्षता को छोड़ दिया और सोवियत संघ के साथ मिल गया, सोवियत गुट के साथ मिल गया। लेकिन भारत का कहना सदैव रहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों के साथ मित्रता कर सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं है कि हमने सोवियत संघ के साथ कर ली तो हम अमेरिका के साथ नहीं कर सकते हैं। हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में हैं। अगर स्थिति ऐसी बनी कि अमेरिका से हमें लाभ होने की स्थिति होगी तो हम अमेरिका से भी संधि करेंगे। यही स्थितियां भारत और गुटनिरपेक्ष आंदोलनों में रही। भारत व्यवहार की स्थिति में, आलोचक कहते हैं कि भारत का जो व्यवहार है वो स्थिर नहीं दिखाई देता है। कभी वो सोवियत संघ की तरफ जाता है, कभी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की तरफ आता है। तो भारत का जो व्यवहार है वो स्थिर नहीं है। कहीं ना कहीं ये जो आलोचक हैं ये वही आलोचक हैं जो अमेरिकन गुट के हैं। वो ये आपको आपके कार्यों पर बार बार ये दिखाकर कि आप या तो निश्चित तौर से चले जाइए सोवियत संघ के साथ, आप ये नए गुट को समाप्त कर दीजिए, ये तीसरे विकल्प को समाप्त कर दीजिए। इसलिए भारत के किसी भी कदम की लगातार आलोचना की जाती रही है। या आप अमेरिकन गुट के साथ मिल जाइए, लेकिन ये जो तीसरा आपने गुट तैयार कर दिया है ये दोनों ही गुटों के लिए खतरनाक था। इसलिए लगातार सोवियत संघ के गुट के लोग भी इसकी आलोचना करते थे और अमेरिकन गुट के लोग भी इसकी आलोचना करते थे। लेकिन भारत आज भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के साथ खड़ा हुआ है और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के साथ ही चल रहा है। ठीक है, तो ये तो हुआ आज का हमारा टॉपिक। एक इंपॉर्टेंट सूचना, जिन स्टूडेंट्स ने, जिन मित्रों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो उसको लाइक करिए और अधिक से अधिक इसको शेयर करिए। कल इसकी बची हुई चीजें लेकर मैं पुनः उपस्थित होऊंगा और ये सारी चीजें समझाऊंगा। हां, एक और सूचना कि इस चैनल पर MCQ क्वेश्चंस को मैंने हल करवा दिया है, वो पेपर हल करवा दिए हैं। MCQ क्वेश्चंस के पूरे वीडियो पड़े हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। आज का टॉपिक यहीं तक, धन्यवाद।